हल्द्वानी में हुई हिंसा को सप्ताह भर से ज्यादा का समय बीत गया है। 8 फरवरी को हुई इस हिंसा के बाद हल्द्वानी में हालात अब तक सामान्य नहीं हो पाए। हालांकि इस घटना के बाद सरकार ने हल्द्वानी शहर के बाहरी इलाकों से तो कर्फ्यू हटा लिया है, लेकिन बनफूलपुरा क्षेत्र में ये लागू किया गया है। वहीं सरकार की ओर से लगातार प्रभावितों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही। हल्द्वानी में उपद्रव के बाद सरकार ने शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए फोर्स की संख्या को बढ़ाकर 1100 से 1700 कर दिया है। अब तक जवान 16-16 घंटे ड्यूटी कर रहे थे। फोर्स आने के बाद अब जवानों को 8-8 घंटे ही ड्यूटी करनी होगी। सरकार ने बनफूलपुरा की सुरक्षा व्यवस्था अर्धसैनिक बल के हवाले कर दिया है। वहीं उत्तराखंड पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने अब तक 36 से ज्यादा दोषियों को गिरफ्तार किया, जबकि सीसीटीवी और अन्य की मदद से आरोपियों की तलाश की जा रही। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिसने भी राज्य का माहौल खराब किया उसकी जगह सलाखों के पीछे है। वहीं मुख्यमंत्री ने बनफूलपुरा में अतिक्रमण स्थल का थाना खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री की घोषणा के 24 घंटे के बाद ही बनफूलपुरा में चौकी का उद्घाटन कर दिया गया। हल्द्वानी हिंसा में घायल महिला पुलिसकर्मियों ने चौकी का उद्घाटन किया। वहीं इस घटना को लेकर राज्य में सियासत लगातार जारी है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस मामले की न्यायिक जांच की सरकार से मांग की है। इसके साथ ही नैनीताल जिले के जिलाधिकारी और एसएसपी को तत्काल निलंबित करते हुए पद से हटाए जाने की भी मांग की गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जानबूझकर एक विशेष धर्म को चुनाव से पहले टारगेट करने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस से जिला प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई क्यों की गई। सवाल यह है कि क्या हल्द्वानी हिंसा सुनियोजित षड्यंत्र की साजिश थी। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट। 8 फरवरी को हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद से अब तक हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। हालांकि हल्द्वानी में स्थिति पहले से बेहतर है, लेकिन पुलिस का पहरा और क्षेत्र में तनाव अब तक कम नहीं हुआ। सरकार ने हल्द्वानी शहर के बाहरी इलाकों से कर्फ्यू तो हटा लिया, लेकिन बनफूलपुरा क्षेत्र में इसे लागू रखा है, जहां बृहस्पतिवार को एक अवैध मदरसे को तोड़े जाने को लेकर भीड़ ने आगजनी और तोड़फोड़ भी की थी। वहीं शहर के बाहरी इलाके में दुकानें खुल तो रही हैं, लेकिन वो रौनक नहीं। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिसने भी राज्य का माहौल खराब किया है उसकी जगह सलाखों के पीछे है। वहीं मुख्यमंत्री ने बनफूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण स्थल पर थाना खोलने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री की घोषणा के 24 घंटे के बाद ही बनफूलपुरा में चौकी का उद्घाटन कर दिया गया है। अभी हल्द्वानी में अराजक तत्वों ने बनफूलपुरा क्षेत्र में महिला पुलिस के जवानों के साथ भी, पत्रकारों के साथ भी, पत्रकारों के ऊपर जो वहां पर अवैध अतिक्रमण हटाने गए हुए थे, पत्रकारों के कैमरे छीन लिए गए, उनको डंडों से मारा गया, उनको पत्थरों से मारा गया, आग में उनको फेंकने तक का प्रयास किया गया। पुलिस के हमारी जवान बहनों को भी, जवानों को, पुलिस की जवानों को भी इसी प्रकार से उन पर आत्मघाती हमला किया गया। मैं उन आप सबके बीच में भगवान राम के इस प्रांगण से कहना चाहता हूं कि हमारा प्रदेश एक शांतिपूर्ण प्रदेश है। ये देवभूमि है। देवभूमि का माहौल किसी भी सूरत में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। मैं दोहराना चाहता हूं कि अराजक तत्वों और अवैध कब्जा धारकों के प्रति हमारी सरकार कठोरतम कार्रवाई जारी रखेगी और जो दंगा करने वाले हैं उनको उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। वहीं एक तरफ जहां मुख्यमंत्री हल्द्वानी हिंसा के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर विपक्ष का आरोप है कि सरकार चुनाव से पहले एक विशेष धर्म के लोगों को टारगेट कर ये बता रही है कि ये यूसीसी का विरोध है, जबकि ऐसा है नहीं। वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल सरकार से इस मामले की न्यायिक जांच करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही नैनीताल जिले के जिला अधिकारी और एसएसपी को तत्काल निलंबित करते हुए पद से हटाने जाने की मांग भी कर रहे हैं। वहीं विपक्षी दलों ने जिला प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई क्यों की गई। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि कांग्रेस के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, यह सिर्फ चुनावी है। वहीं देहरादून शहर काजी
मोहम्मद अहमद कासमी का आरोप है कि सरकार उत्पीड़न की कार्रवाई कर उनसे संविधान का पालन कराने की बात कह रही है, जबकि खुद संविधान का उल्लंघन कर रही है। देखिए, सीएम साहब जो हैं वो बड़े आदमी हैं, तो बड़े आदमी की बातें इसी किस्म की होती हैं आज के हिंदुस्तान में। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा, और आप इसको खूब अच्छी तरीके से समझ लीजिए। आपने एक संविधान, एक कानून तैयार किया, हमें कहते हैं, एक कौम को कहते हैं अलग से कि उस पर अमल करो, और जो आपने तैयार किया आप अमल ना करें, क्या ये कानून के खिलाफ नहीं हुआ जो कुछ हुआ? जब ये आपने फरमाया कि मतलब जब उसमें 14 तारीख लगी हुई थी, समझे, और वो कोर्ट का मसला था, तो क्या ये कानून के खिलाफ नहीं किया? यानी आप कानून के खिलाफ करो और हम कानून की मतलब की पैरवी करें, इत्तबा करें, और हमें थ्रेट किया जाए, धमकी दी जाए, और तरह तरह के मतलब हमारे सामने मसाइल रखे जाए, और हमें मजबूर किया जाए कि संविधान को मानो। सही बात है, संविधान के सभी लोग मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन आप जो बनाते हैं वो भी तो मानो कानून को। की वजह से ये घटना नहीं घटी, क्योंकि यूसीसी में कोई नई चीज थी ही नहीं। बेटियों को अधिकार सुप्रीम कोर्ट पहले दे चुकी, 2 विवाह पे सुप्रीम कोर्ट पहले ही निर्णय दे चुकी, 3 तलाक पे सुप्रीम कोर्ट पहले ही निर्णय दे चुकी, हलाला पे ऑलरेडी इसमें केसेस चल रहे हैं, और लिव इन रिलेशनशिप का उत्तराखंड में कोई प्रभाव नहीं है, यहाँ हमारे यहाँ लोग रहते ही नहीं हैं। तो यूसीसी का जो गुब्बारा था उसकी हवा निकल गई थी, कोई प्रभाव पब्लिक में नहीं था। इसलिए सरकार को ये लगा जो ये हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सेट करने की काफ़ी समय से कोशिश करे, वो नहीं हुआ, इसलिए बनभूलपुरा को टारगेट किया गया। जिस दिन जिन लोगों ने प्रॉपर्टी को सील करने में मदद की थी, वो लोग जिस दिन हल्द्वानी में नहीं थे, वो लोग मेरठ में अपने किसी धर्मगुरु की मृत्यु पे गए हुए थे, उसी दिन को चुनना, समय का 4 बजे का चुनना अपने आप में शंका पैदा करता है। इसीलिए हमने हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच करने की मांग की है। इतना बड़ी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, उत्तराखंड जैसे शांत क्षेत्र में इस तरीके की घटना नहीं हुई। 5 से 7 लोग जैसे प्रशासन बता रहे हैं मारे भी गए हैं। केंद्र सरकार कहती है हम सबको आवास उपलब्ध कराएंगे, लेकिन उसको उजाड़ने का काम किया जाता है, बुलडोजर चलाया जाता है। और दुखद ये है कि तारीख लगी हुई थी 14 हाई कोर्ट में, 8 तारीख को हाई कोर्ट ने ये कहा, आपने उसका इंतजार किए बगैर, और वो भी शाम के समय, जबकि जाड़ों में बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, आप बुलडोजर लेके चले गए। आप वहाँ के मुअज्जिज लोग जो सीनियर लोग थे उनसे बातचीत करते, शांतिपूर्ण तरीके से इस मामले का हल निकालते, लेकिन मुझे लगता है ये सरकार और प्रशासन की पूरी असफलता है, और उससे प्रदेश का माहौल और फिजा बिगड़ी है। उनका काम है, उनके पास कुछ मुद्दा बचा नहीं है, तो कांग्रेस इस प्रकार की चीज़ें देखती रहती है। और कांग्रेस आज राजनीति की इस निम्नता पर आ गई है कि जिस कांग्रेस का इतिहास आप देखेंगे, जो उसने प्रभु राम को नहीं छोड़ा, प्रभु राम काल्पनिक थे ये तक कांग्रेस ने बोला, तो ये कांग्रेस इस प्रकार की चीज़ें करती रहती है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। उत्तराखंड की जनता और देश की जनता समझती और जानती है कि इस पार्टी, कौन सी पार्टी क्या काम करती है, कौन सा दल उनके लिए काम करता है और कौन सी सरकारें उनके लिए काम करती हैं। इसी का प्रतिफल है कि भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार उत्तराखंड में आई, और आने वाले भविष्य में मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस कहीं नहीं है, भारतीय जनता पार्टी फिर से लोकसभा चुनाव भी जीतने वाली। कुछ भी कर ले, कुछ भी राजनीति कर ले, कुछ होने वाला नहीं। कुल मिलाकर हल्द्वानी हिंसा को भले ही सप्ताह भर से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन हालात अब तक सामान्य नहीं हुए हैं। वहीं हल्द्वानी में हुई हिंसा अपने पीछे कई सवाल भी खड़े कर गई है। सवाल ये है कि आखिर किसने उत्तराखंड के माथे पर ये हिंसा का बदनुमा दाग लगाया है। सवाल ये है कि आखिर क्यों शासन प्रशासन ने पहले से सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता इंतजाम नहीं किए। सवाल ये है कि आखिर जब ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में सुनवाई से पहले ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई क्यों की गई। सवाल ये भी है कि आखिर इस हिंसा की आग के पीछे सियासी रोटियां कौन सेक रहा है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और यहाँ पर जिस तरीके से हल्द्वानी हिंसा को लेकर धामी सरकार सख्त नजर आ रही है, उसको लेकर कहीं न कहीं विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रही है और कहीं न कहीं जो लोकसभा चुनाव है उनको भुनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या जिन दंगाइयों ने इस तरीके का हल्द्वानी में हमला किया, उनको इस तरीके से
प्रोटेक्ट करना है या उनके बारे में कहना, क्या ये जायज़ है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष नौटियाल जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संगीता शर्मा जी, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल शुरुआत आशीष जी आपके साथ करते हैं। कांग्रेस कह रही है कि एक विशेष समुदाय को यहाँ पर बीजेपी टारगेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो हल्द्वानी में हिंसा हुई या जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, जिस तरीके से यहाँ पर बम फेंके गए, इन सबको जायज कैसे ठहराया जा सकता है? दंगाई कोई भी हो, किसी भी वेश में हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? देखिए मैडम, ये जिसने भी इस तरीके का दंगा किया, जिसने इस तरह पत्थर फेंके, ये बेदिमाग लोग हैं। उन पे इतनी समझ नहीं है। आज पत्थर फेंकेंगे तो कल को पकड़े भी जाएंगे। कहाँ जाओगे आप देश छोड़ के? देश छोड़ के तो कहीं नहीं जा सकते। लेकिन इनके पीछे मास्टरमाइंड कौन है? किसने सोचा कि दंगों से फायदा हम ले सकते हैं? इस तरह के दंगा कराने के पीछे था कौन? अभी आपके चैनल के माध्यम से आप लोग खुद बता रहे हैं कि जब विचाराधीन था हाई कोर्ट में ये मामला, तो सरकार को इतनी जल्दबाजी क्या थी? इतनी जल्दी क्या था कि 4 दिन पहले ही वहां पे जाना है और शाम के टाइम पे जाना है? तो इसके पीछे कहीं ना कहीं मैडम मास्टरमाइंड कोई और है और उसका खुलासा होना बहुत जरूरी है। सिर्फ हाकम सिंह जैसे लोगों तक हाथ जाना जरूरी नहीं है। इनके ऊपर कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि इस तरीके का माहौल बिगड़े, उन लोगों का पता लगाना अत्यंत आवश्यक है। आज मैडम हम एक पक्ष की बात कर रहे हैं। आज आप देखिए किसान सड़कों पर है, किसान के साथ भी हम क्या बर्ताव कर रहे हैं? हम लोग जानबूझ के हिंसा को भड़काने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं। 2024 का चुनाव नजदीक है और सरकार को लगता है, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर हमें पता है कि सामने वाला पत्थर मारने वाला है, वहां भीड़ खड़ी है, वो पत्थर मारने वाली है और हम उसको रोक सकते हैं, पर हम जानबूझ के इसलिए नहीं रोकते कि हम चाहते हैं कि कोई दंगा भड़के, कोई बड़ा दंगा हो, उसके बाद हम करेंगे। जब सारी व्यवस्थाएं सरकार के पास थी, सरकार के पास LIU थी, सरकार के पास इंटेलिजेंस थे, तो इन घटनाओं को पहले ही रोक देना चाहिए था। जो सरकार रोकने में नाकाम रही, इस तरह की घटना को कराया गया है और जिसने कराया उसका नाम जरूर सामने आना चाहिए। संगीता जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण पर? यशी जी, देखिए, दंगाई कोई भी हो, उपद्रवी कोई भी हो, किसी भी वेश में हो, उसको इसी राज्य में नहीं, वो देश के किसी भी कोने में कुछ करता है तो उसको बिल्कुल बख्शना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी को अधिकार नहीं है कि वो शांति के माहौल को खराब करे, हमारे लोकतंत्र को खराब करे। लेकिन देखिए, इस पूरे प्रकरण को भी यशी जी समझना पड़ेगा। हम केवल एक पहलू पे चर्चा करें और दूसरे पहलू को छोड़ दें तो ये भी अन्याय होगा, वो न्याय नहीं होगा। क्योंकि आप देखिए कि शाम का समय चुनना, 14 तारीख की जो डेट लगी हुई है, विचाराधीन है कोर्ट में, उसके बावजूद वहां पर पहले पहुंच जाना, तो ये सब चीजों को भी देखना पड़ेगा कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ। इसको टाला जा सकता था, इसको बैठ करके मामले को शांतिपूर्वक समझाया जा सकता था, क्योंकि सारी चीजें सरकार के हाथ में थी। लेकिन सरकार ने हाथ को पीछे खींचा और इस तरह के दंगों को हवा दी और उसको होने दिया। तो इसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जब सारी चीजें हमारे सामने है, इंटेलिजेंस है, पुलिस है, सब है, तो फिर हम ऐसा मौका हमने या लूप होल हमने क्यों छोड़ा? आप देखिए, वहां ड्रोन से हमने पहले जो है वहां को नहीं देखा, उस पर विचार नहीं किया, तो हम केवल उठा करके चले गए। और 4 बजे के समय, वो भी हम कार्यवाही को सुबह भी कर सकते थे, वो ऐसा नहीं था उसी दिन होनी थी, एक दिन बाद भी हो सकती थी। तो इस तरह की जो बातें हैं उस पर भी ध्यान देना होगा। तो देखिए यशी जी, न्यायिक जांच इस विषय पे बेहद जरूरी है, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, और जो भी सवाल विपक्ष के मन में है, जो भी सवाल जनता के मन में है, उनका खुलासा जो है वो सबके सामने हो कि आखिर वो कौन था जिसकी वजह से इतना बड़ा दंगा छिड़ा। ठीक है संगीता जी, वापस आते हैं आपके पास। जपेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से। जपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशीष जी कह रहे थे कि मास्टरमाइंड कोई और है इस पूरी घटना का, और संगीता जी ने कहा कि क्या जल्दबाजी थी आपको, आप एक संवेदनशील जगह पर जा रहे हैं, आप अपनी इतनी तैयारी से भी नहीं जा रहे हैं कि वहां के लोग आप पर हमला कर देते हैं, और कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, कई महिला पुलिसकर्मी घायल हुई, कई पत्रकार साथी घायल हुए हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन से फिर क्यों नहीं गए, और क्या उसे टाला नहीं जा सकता था? जरूरी थी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई उसी दिन? आपको नहीं लगता कि दोनों
हमारे विपक्षी साथी एक ही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब गठबंधन में है ना। और हमने ये दंगे वाले दिन, जिस दिन आप लोग और हम लोग बैठे थे डिबेट में, हमने उसी दिन कह दिया था कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। वहां ये संयोजित दंगा है, मेवात की तर्ज पर, दिल्ली की तर्ज पर, जैसा आम आदमी पार्टी के संरक्षण में दिल्ली में हुआ, कांग्रेस के संरक्षण में मेवात में हुआ, तो हमने तो उसी दिन ये कह दिया था। संरक्षण था, आपके कहने से नहीं होगा ना। आप ये काम भारतीय जनता तभी पार्टी हम नहीं तो कह रहे करती। हैं ना, नहीं, इसलिए हम कह रहे हैं कि न्यायिक जांच कराइए दंगाइयों और को दूध का दूध, सलाखों पानी के का पानी पीछे पहुंचाती कीजिए। है। और इल्जाम उत्तराखंड लगाने के से अंदर नहीं भी होगा। जो आप कह देंगे तो किसी नजीर को पेश दंगाई की पार्टी गई नहीं है, बना देंगे। वो दंगाई ये नजीर बरसों नहीं तक है, याद ये रखेंगे। आपकी सरकार की खाना बना कमजोरी दिया है, गया आपकी है। सरकार की विफलता जिस है धरती पर कि ये दंगे हुए, बड़ा दंगा आपकी सरकार में हुआ, जो आज देखिए, तक चाहे उत्तराखंड उत्तर में नहीं प्रदेश हुआ, हो या वो आपकी उत्तराखंड हो, सरकार में दंगाइयों हुआ। के लिए कहीं कोई स्कोप नहीं है। और उत्तराखंड की शांतवादियों को दूषित आपने करने दिखा का दिया कि दंगा शांतवादियों को और कैसे दूषित अलगाव किया गया आपकी सरकार में। और अलगाव की राजनीति की भेंट चढ़ाने का विपक्ष का मंसूबा फेल हो चुका है। विपक्ष बिल्कुल नाकामयाब हुआ है। और उसके बाद जो चेहरे उजागर हुए हैं, कोई भूमिका ही नहीं है कहानी कुंवर अपने भाई। आप कहते हैं। अगर विपक्ष के किसी उत्तराखंड व्यक्ति की ने वहां पर दंगा भड़काने का शांतवादियों काम को किया है तो आप उसे भी सामने करने लेकर का के आइए, अधिकार वो भी मत बख्शिए। किसी को नहीं है। न्यायिक जांच तो विपक्ष करवाइए, अपनी इसके ओछी पीछे क्यों राजनीति भाग से रहे बाज हैं नहीं आएगा। आप? पीछे क्यों भाग रहे हैं आप? राजनीति आप संगीता जी एक सेकेंड होल्ड ऑन प्लीज। संगीता जी डोंट इंटरप्ट प्लीज। जपेन जी, उत्तराखंड के अंदर कानून व्यवस्था का माहौल बढ़ाने वालों को सबक मिल चुका है और आने वाले समय में आप देखेंगे और कड़ी कार्रवाइयां होंगी। जपेन जी अब आप मुझे सीधे सीधे सवाल का सीधा सीधा जवाब दीजिए, जल्दबाजी क्या थी? जल्दबाजी जल्दबाजी की आप बात कर रही हैं? हम उस जल्दबाजी की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से ये हिंसा हुई। हम उस जल्दबाजी की बात कर रहे हैं। ध्वस्तीकरण कार्रवाई इतनी क्या जरूरी थी? जब हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन था तो क्या हाईकोर्ट की टिप्पणी का इंतजार नहीं किया जा सकता था? हाईकोर्ट में 6 महीने से मामला चल रहा था और हाईकोर्ट के निर्देश आ चुके थे। दंगाइयों को बता दिया गया था कि ये भूमि पे अतिक्रमण है और इस अतिक्रमण की भूमि को जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी, कहीं कोई ऐसी घटना नहीं हुई। तो ये हल्द्वानी में ही क्यों हुई? क्योंकि हल्द्वानी में बहुत सुनियोजित ढंग से दंगाई अपनी तैयारी करके बैठे थे। पेट्रोल बम कहां से आ गए? जबेन जी हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन नहीं था। हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन नहीं था। और पत्थर कहां से चले गए? तो ये इशारा नहीं करते कि विपक्ष कितना नीचे गिर चुका है। विपक्ष आज को अपने स्वार्थ की राजनीति को पूरा करने के लिए किस नीचता की हद पे आ गया है, इसका पर्दाफाश हो चुका है। 1.5 महीने से कार्रवाई चल रही थी, पूरे प्रदेश में चल रही थी, कहीं कोई घटना नहीं हुई। वहां दंगाइयों को भी पता था कि हाईकोर्ट से उनके निरस्त हो गई है उनकी पिटीशन। हाईकोर्ट ने क्लियर कह दिया कि यह अतिक्रमण की भूमि है, सरकारी भूमि है, इसे खाली करना पड़ेगा। उसके बाद यह घटना क्या बताती है? वहां कांग्रेस दंगे को सुनियोजित करने में लगी हुई थी, आम आदमी पार्टी लगी हुई थी। जपेन जी कांग्रेस कैसे दोषी है? कांग्रेस कैसे दोषी है? जनता सब समझती है कि किसने सुनियोजित किया। सरकार, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी एलआईयू, आपका इल्जाम आप विपक्ष पे लगा हुआ। तालियां बजानी चाहिए आपके इस बात पे तो जनता कि आपकी सरकार सब कुछ आपका, लेकिन विपक्ष फिर भी कर जाता है। एक सुनियोजित दंगा था और विपक्ष की इसमें पूरी भूमिका थी। यशी जी मेरा बस एक सवाल है कुंवर भाई से, विपक्ष ऐसे दंगे कराना चाहता है तो इनकी सरकार, इनका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? ये विपक्ष से दंगे करवाने देंगे? उत्तराखंड का माहौल खराब करने देंगे? अगर ये विपक्ष पे ही इल्जाम लगा रहे हैं तो ये कितनी विफल सरकार है जिसको यही नहीं पता कि कोई भी दंगे करा ले। हमने ये नहीं सोचा था कि दिल्ली की तर्ज पर आप उत्तराखंड को भी शिकार बना सकते हैं। हमने ये नहीं सोचा था कि दिल्ली की तर्ज पर, मेवात की तर्ज पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी नीचता की इस हद तक गिर जाएगी कि वो उत्तराखंड की शांतवादियों को भी डिस्टर्ब करने लग जाएगी।
आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली में पुलिस नहीं है कुंवर भाई। चलिए, कैसी ठीक है। बातें कर रहे हैं जो सुन रहे ठीक हैं। है, ठीक। जपेंद्र जी आती हूँ मैं, इसके बाद आशीष नौटियाल जी आपका रुख करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं गोरखपुर, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांव चलो अभियान की शुरुआत की। क्या कुछ कह रसूलत है? बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांव चलो अभियान की शुरुआत की। चलो अभियान का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ। सांसद रवि किशन आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, गोरखपुर से ये सीधी तस्वीरें। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। गांव चलो अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। अच्छा काम कर रहे हैं। अब रामदयाल जी आप इधर आइए, आपके परिवार के साथ एक फोटो लेते हैं आपके घर के सामने, ठीक है? ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर में। आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर थे, जहां पर 317 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी यहाँ पर, और उसके बाद गांव चलो अभियान की शुरुआत यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। पहले हम लोग का झोपड़ी था, झोपड़ी रहा, इतना बारिश हो कतरा गुजरा उड़ जा आने आवत हम के छनियों उड़ जा। तो करे बाद हम लोग के महाराज जी कि हमर तो भगवान तो बरह बरस रहे हैं, हमर 5वां पीढ़ी चला था बनवास। ये तो महाराज जी हम लोग के बीच में भगवान आ गए कि आवास हो गई, लैट्रिन हो गई, बिजली हो गए, राशन कार्ड हो गए, आयुष्मान कार्ड हो गए। हमारे आयुष्मान कार्ड से देखिए हमारे बच्चा को ऑपरेशन हुआ है अभी, इसी के लिए मोदी जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित। तो हम लोग तो शुरू से हैं साथ लगे हैं। बधाई आपको। मोदी जी बधाई। कितना पैसा मिला ऑपरेशन के आयुष्मान कार्ड से? इनके परिवार कूलर कहाँ है? और गांव चलो अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। साथ ही साथ जो गरीब पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जाती है, और उन लोगों से भी बातचीत यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। और मुख्यमंत्री ने खुद आग्रह किया लाभार्थी से कि वो उनके घर के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाएंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आप लोग तुरंत हो जाती है ना। कौन क्लास में पढ़ती है? 5वीं में। चलो जी बहुत सुंदर। अब इनको फोटो ले लो भाई पहले।
परिवार के साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। परिवार के बच्चों से भी उन्होंने बातचीत की। और पीछे आ जाओ, और पीछे आ जाओ, बस बस। निकल जाने दो। कहाँ गए महानगर अध्यक्ष विधायक? कहाँ है सांसद विधायक? कहाँ गए? अरे सांसद और यहाँ पर परिवार के साथ फोटो खिंचवाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें। और रुक जाओ। आ गया फोटो? जी हो गया ना, इनको फोटो दे देना भाई। जी अरे कहाँ जा चले ना आगे। और यहाँ पर परिवार के साथ फोटो खिंचवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। लाभार्थियों से यहाँ पर संवाद किया। गाँव चलो अभियान की आज शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। गरीब पिछड़ा वर्ग के लोगों को आप बता दें कि कार्यकर्ता उनसे जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। ये अभियान बीजेपी की तरफ से जगह जगह पर शुरू किया जा रहा है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हासिल होते हैं। तामी सख्त दंगाई फस्त। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा इसी पर करें, लेकिन उससे पहले आपको गोरखपुर ले चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांव चलो अभियान की शुरुआत की और गांवों का भ्रमण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधायक और सांसद उनके साथ मौजूद हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। खेत खलिहानों का जायजा ले रहे हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांसद विधायकों के साथ गांव चलो अभियान की शुरुआत करने के बाद गांव भ्रमण कर रहे हैं। तस्वीरें आपको देख सकते हैं यहाँ पर। गोरखपुर में इस वक्त मौजूद हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और गांव चलो अभियान की शुरुआत यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। साथ ही साथ लाभार्थियों से भी संवाद किया है उन्होंने और तस्वीरें भी खिंचवाई हैं। और देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हल्द्वानी में हिंसा हुई उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी सख्त नजर आ रहे। चर्चा इसी पर कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए आशीष जी। जपेन जी अभी कई आरोप विपक्ष पर लगा रहे थे, खासकर कांग्रेस पर, कि दंगाइयों को भड़काने का काम कांग्रेस कर रही है। देखिए मैडम, भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्तर तक गिर सकती है। अभी आप आपके चैनल के माध्यम से आप दिखा रहे हैं गांव चलो अभियान चल रहा है। ये वही लोग हैं मैडम, जब जिनकी माताजी का स्वर्गवास हो जाता है पर इन पे समय नहीं होता कि वो अपनी माताजी को देखने जा सके अंतिम समय में। लेकिन आज जब राजनीति करनी है तो गाँव चलने के लिए सबके सब तैयार हो गए। अरे जनता को भी समझना चाहिए, और मेरे ख्याल से जनता समझेगी कि आप लोग सिर्फ राजनीति के लिए तो हर जगह तैयार है और वैसे आप नहीं आ सकते, वैसे आप पे समय नहीं है। तो किस तरीके के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, और कह रहे हैं कि कांग्रेस ने किया। चलो मान के कांग्रेस ने ही किया आप कहते हैं, तो जांच तो कराओ, पता तो लगे वो आदमी है कौन जिसके इशारे पे इतना बड़ा काम हो गया, जिसके कारण दिखे। उस चेहरे को सबके सामने आना चाहिए, चाहे वो चेहरा कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो। इस तरीके की मानसिकता वाले लोग बर्दाश्त नहीं किए जाने चाहिए। और सिर्फ इल्जाम लगा देना कि बिना जांच के आप कांग्रेस को बोलते हैं, आप आम आदमी को बोलते हैं, आएंगे जपेन जी। हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी ने किया, हम बिल्कुल नहीं कह रहे। हम कह रहे इस सब षड्यंत्र के पीछे जो मेन नेता है, जिसके इशारे पे ये काम हुआ, उसको पकड़ा जाना चाहिए। चाहे वो नेता किसी पार्टी का हो, चाहे कितना बड़ा हो, जितना दम रखता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अगर एक बार भी आपको कहा कि कांग्रेस को नेता को मत पकड़ना, तो फिर बोले कांग्रेस बार बार क्यों बोल रही है कि सिटिंग जस्टिस की जांच कराएं।
क्यों बोल रहे हैं? हम कहते अगर हमारा आदमी होता तो हम कहते भाई इसकी जांच से रहने दो, इसकी जांच मत होने दो। हम तो कह रहे हैं जांच कराना, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है जांच ही नहीं कराएंगे, हम एपी खत्म कर देते हैं। इतनी बड़ी घटना को एक इवेंट बनाने का काम आप लोग कर रहे हैं। आज राज्य के अंदर, देश के अंदर स्वार्थ खत्म हो रहा है, अपना भाईचारा खत्म हो रहा है, और आप उस घटना को भी इवेंट बनाना चाह रहे हैं। एक दिन बोलते हैं कि अब यहाँ बनेगी पुलिस चौकी, अगले दिन बोलते हैं आज हो गया शिलान्यास। अरे उसको इवेंट मत बनाओ, उस आदमी को पकड़ो। एक मलिक जिसके पीछे पड़े, मलिक नहीं, मलिक के भी पिताजी को ऊपर बैठे हुए हैं, उनको पकड़े जिन्होंने एक काम किया है। एक आदमी जो इस तरह घटना कर रहा है हमारे देश का, राज्य के अंदर, उसने क्या सोचा कि पुलिस पे पत्थर मार देना आसान होता है? आपने अगर पुलिस पे पत्थर चलाए जपेन जी जवाब तो दीजिए। इसका आपको कल को पकड़े भी जाना है, उसका जवाब देना पड़ेगा आपको। सरकार पूरी, ठीक है जपेन जी जवाब दीजिए। ठीक है आशीष जी होल्ड ऑन, एक सेकंड रुकेगा। आशीष जी कुछ कहना चाहते हैं? जपेन जी जरा सुन लेते हैं। जपेन जी, अब क्यों नहीं कश्मीर में पत्थर चल रहे हैं? ये कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों ने 60 सालों तक दंगों के नाम पे कश्मीर को अशांत रखा। उत्तराखंड के जैसे ही जनता पार्टी की सरकार ने निर्णय लेने शुरू करे, पत्थरबाजी, गोलीबाजी सब बंद, चैनल ऐसे दिखाओ और कितने भोले बन रहे हैं नौटियाल जी। पूरा हल्द्वानी शहर जानता है कि दंगाइयों के संबंध कांग्रेस के सभी नेताओं से पूरा हल्द्वानी का बच्चा जानता है, और ये जांच के पीछे भाग रहे हैं। पुलवामा हमला किसने कराया ये भी बता दो। तो राजधानी में बैठ कर इन्हें कुछ पता नहीं है, ये भी बता दो। ये जानबूझकर अनजान बनने का प्रयास कर रहे हैं। पुलवामा हमले की बात बता दो। हल्द्वानी शहर जानता है दंगों की हकीकत करते हैं तो चुप हो जाते हैं। बच्चा सोना चोर, मंदिर का सोना चोर, जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं, इसका नाम बताएंगे जो सोना चोरा, या तो आपने कांग्रेस की क्या भूमिका थी। जपेंद्र जी, जपेंद्र जी, जपेंद्र जी, जपेन जी, जपेन जी क्या हो गया आपको? जपेन जी पकड़ो ना कांग्रेसियों को, पकड़ो। मुझे लगता है कि अभी तक आप सबसे ज्यादा डेकोरम में रहकर बातें करते थे, डेकोरम को मेंटेन करते थे। इस तरीके से कैसे चर्चा कर रहे हैं आप? जपेन जी कम से कम मौका तो दीजिए कि मैं अपना सवाल पूछ सकूं। अब इनके झूठ की वजह से थोड़ा सा गुस्सा आ गया। अब आप सवाल कीजिए। जपेन जी क्रोध पर थोड़ा सा काबू रखिए। ठीक है, मेरा सवाल आपसे ये है, आपने कांग्रेस पर सीधा सीधा आरोप लगा दिया। आपने कहा बच्चा हल्द्वानी का जानता है कि कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सिर्फ कह देने से तो बात नहीं चलती ना। ये तो आप भी जानते हैं कि तथ्य बहुत जरूरी होते हैं, साक्ष्य बहुत जरूरी होते हैं। और दूसरी बात ये कि जैसा कि मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि इतनी बड़ी घटना हो गई, ये जाहिर है कि ये सुनियोजित तरीके से था, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल बम मौजूद थे, पत्थर मौजूद थे, वो इलाका भी ऐसा नहीं है कि वहां पर पत्थर वगैरह पहले से मौजूद होने चाहिए। वो लग रहा था कि वो इकट्ठा किए गए। और मुझे लगता है ये उस दौरान भी हुआ होगा जब प्रशासन ने ये बात कही होगी कि भाई ये अवैध मदरसा है, हम इसका ध्वस्तीकरण करेंगे, और उसके बाद उन्होंने ये सारी चीजें की होंगी। लेकिन सीधे सीधे कांग्रेस पर आरोप लगा देना, कहां से इंसाफ लगता है आपको? ये न्याय लगता है? नहीं लगा रहे हैं, हम तो सिर्फ एक हकीकत बयान कर रहे हैं, आरोप नहीं। आरोपी तो दंगाई हैं, दंगाई पकड़े भी जा रहे हैं, बेनकाब भी हो रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, वो जेल भी भेजे जाएंगे, कल उन पे मुकदमे भी चलेंगे। लेकिन वो सारे दंगाई कांग्रेस के नेताओं के ही करीबी क्यों थे, ये एक सवाल है। और जिस सवाल को यहाँ हमारे भोले भाले नौटियाल जी नकारने का काम कर रहे हैं, पूरा हल्द्वानी शहर जानते हैं। हमने कहा बच्चा जानता है, क्योंकि वो सब बाहर के तो है नहीं। दंगाइयों का प्रेम और कांग्रेसी नेताओं का प्रेम, ये किसी से छुपा नहीं है। ये हमारा सवाल है, और जो हकीकत है वो हमने बयान करी, और इसे ये स्वीकारने को तैयार नहीं है। ठीक है, रुकिए जरा, आप रुक जाइए। आशीष नौटियाल जी, क्यों दंगाइयों का साथ दे रहा है विपक्ष? क्यों आप बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार जो है वो एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रही है? मैंने प्रीवियस में भी आपसे यही सवाल पूछा, लेकिन आपने दाएं बाएं बात घुमा दी। बात सिर्फ इतनी है कि दंगा किसी ने भी किया हो, हिंदू हो मुसलमान हो, दंगाई ही रहेगा। आप कैसे कह सकते हैं कि ये किसी एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हैं? दंगाई के लिए तो मैडम हमने कभी अच्छा कहा ही नहीं। दंगा तो बर्दाश्त ही नहीं होना चाहिए, किस तरह बर्दाश्त किया जा रहा है। और हमने ये नहीं बोला अगर वो नेता नहीं। और मुझे एक सवाल और फिर आप कंटिन्यू करिएगा। एक सवाल और, क्या अवैध निर्माण को हटाना सरकार का दायित्व नहीं है?
निश्चित क्या अवैध निर्माण अतिक्रमण के करना आपको लगता है कि अलाउड होना चाहिए? अभी इससे पहले हम प्रीवियस में देख रहे थे कि कई एक जगह थी जिसे खाली कराने के लिए काफी मेहनत करी जा रही थी। वो मामला भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में था, और हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसमें स्टे लगाया गया था। उस मामले में भी लगातार अब अवैध अतिक्रमण है तो जाहिर है कि सरकार उस पर एक्शन दिखाएगी। अब एक्शन नहीं करती है तो विपक्ष को प्रॉब्लम है, अब एक्शन कर रही है तो भी विपक्ष को प्रॉब्लम है। तो मुझे बताइए ना कि सरकार फिर क्या करे? सरकार तो आपसे पूछेगी फिर कि आप आखिर दंगाइयों के साथ क्यों हैं? देखिए मैडम, अवैध निर्माण वही नहीं, कई पहले चुनाव के टाइम पे छेड़ाखानी करने से फायदा होगा, ये भारतीय जनता पार्टी जानती है। ठीक है। आप देखिए, हम उस पक्ष के उसका पक्ष नहीं ले रहे जिसे मारा, जिसने दंगा किया, हम तो बोले नहीं रहे, लेकिन इसका फायदा कौन उठाना चाह रहा है, ऐसा दंगा हो कैसे सकता है, हम इसकी बात कर रहे हैं। और इसके ऊपर जो मास्टरमाइंड है, अगर आज वो ना पकड़ा गया तो इस तरह के दंगे और भी होते रहेंगे। उसको नहीं, मैं तो नहीं आशीष जी मैं तो ये भी जानना चाहती हूँ ना, तने की बात कर रहे हैं, हम तो जड़ कह रहे हैं, उस जड़ को पकड़ो। कौन है वो जो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है? कौन है जो देश में हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहा है? हम तो जड़ तक जाने की काम कर रहे हैं, ना कि हमने ये कहा कि उस दंगे को छोड़ दो, और ना हमने ये कहा उस मास्टरमाइंड को ना पकड़ो। हमने कभी नहीं, जितना भी अवैध अतिक्रमण है या जितना भी अतिक्रमण इससे पहले हुआ, या अवैध ये जो मदरसे बनाए गए या मंदिर बनाए गए या कुछ भी, जो कुछ भी है, अगर वो सरकारी जमीन पर है और अवैध है तो सबसे पहला सवाल तो दोनों ही सरकारें आती है कटघरे में, चाहे वो कांग्रेस की रही हो चाहे वो भाजपा की रही हो। आप अतिक्रमण करने कैसे देते हैं? और उसके बाद जब सरकार उसको तोड़ना शुरू करती है तो इस तरीके के बवाल होते हैं। सरकार की कहीं ना कहीं जो प्रशासन का फेलियर हमने देखा, वहां पर बिना तैयारी के आप चले जाते हैं। इसके लिए सरकार से हम जवाब तलब करेंगे, हम उनके प्रवक्ता से पूछेंगे, लेकिन विपक्ष को भी तो ये समझना होगा कि अतिक्रमण अवैध है अगर, तो उसे ध्वस्तीकरण करना ही पड़ेगा, उसका सीधा सीधा वो है तरीका। अवैध अतिक्रमण कई जगह पे है, कई मंदिर भी ऐसे हैं जो अवैध हैं, कई मस्जिद भी ऐसी है जो अवैध है। पर कहीं कहीं पर जब तक देखिए इतने बड़े 6000 लोगों की जनसंख्या के बीच में आप जा रहे हैं और उनको निश्चित पता है मैडम कि यहाँ पे दंगा होना है, इसके बाद भी ये लोग गए, अधूरी तैयारी से गए, पुलिस वालों को जान को जोखिम में इन्होंने डालने का काम किया सिर्फ अपने राजनीति करने के लिए। आप बताइए इससे फायदा किसको हो रहा है मैडम? कांग्रेस को क्या फायदा हो रहा है? आप एक बात बता दें कि इससे कांग्रेस को फायदा हो बीजेपी को क्या फायदा होगा, मुझे आप बता दीजिए। किसी को, हमें कोई फायदा नहीं होगा। इन दंगाओं का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाती है। ये तो हमारे कुंवर भाई वही कुंवर भाई हैं जो एक दिन कह रहे थे कि मदरसों में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इन्होंने एक दिन मदरसों की पैरवी भी करने का काम कर रहे थे जब उत्तराखंड के अंदर हिंदू बच्चे मदरसों में पढ़ रहे थे और हम इसका विरोध कर रहे थे। संस्कृति पढ़ाने की बात हो रही थी, संस्कृति पढ़ाने की बात हो रही थी और हमारे 750 बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं। आपने उसका समर्थन किया था कि वहां हमने जो है पढ़ाई का स्टैंडर्ड बढ़ा दिया, इसलिए मदरसों में बच्चों को पढ़ाना जरूरी हो गया है। हाँ। आप उसके समर्थन में थे, मैं आशीष जी की बात से सहमत हूं। बच्चा मदरसों में क्यों पढ़ रहा है? बच्चे पढ़ रहे थे और यही सवाल हुआ था, और उस वक्त आपने कहा था कि अगर उनके माँ बाप स्वेच्छा से पढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है। निश्चित जपेंद्र भाई यही है, यही जपेंद्र भाई है, आज भी यही है जो हमें बोल रहे हैं। अरे हमारी नहीं आपकी बात हो रही है मान्यवर, हमारी नहीं आपकी बात हो रही है, आपके बयान की बात हो रही है। हमारा बयान आप जाके पीछे सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या बयान है। मैं भेज दूंगा आपको बयान। आपने कहा था उन मदरसों का हमने स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है, इसलिए हिंदू बच्चे वहां पढ़ रहे हैं जो स्वेच्छा से पढ़ाना चाह रहे हैं। तो दिक्कत क्या है? हमने इसका विरोध किया था कि सनातनी बच्चे वहां क्यों पढ़ रहे हैं। आप वो डिबेट को निकाल लीजिएगा, के न्यूज में डिबेट थी और ना निकाल पाए तो मैं निकाल के आपको दे दूंगा। फिर भी यार लेकिन आशीष जी आप भी तो फंस रहे हैं कि अगर ठीक है आप कैसे कह सकते हैं अगर हिंदू बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं मदरसों में पढ़ा के खुश, ये मदरसों में इनकी सरकार में बच्चों को पढ़ाया जा रहा मदरसे प्रेमी आप, और मदरसे तोड़ भी रहे हो आप। फिर देखिए आशीष जी, फिर नहीं इस तरीके का भरम-जाल बनाने की जरूरत नहीं है। अवैध मेरी बात सुनिए ना आशीष जी, मेरा एक साफ सीधा से कहना है कि अगर अवैध है, अब वो चाहे मंदिर हो चाहे वो मस्जिद हो, अगर वो तोड़ा जाना चाहिए तो तोड़ा जाना चाहिए। अब उसके लिए सरकार कितनी तैयारी करती है ये होना चाहिए। अब इसमें मदरसा प्रेम, मंदिर प्रेम, धर्म को लाकर राजनीति करना ये जस्टिफाइड नहीं है, ये जस्टिफाइड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। संगीता जी ठीक, आशीष जी रुकेगा, संगीता जी। देखिए यशी जी, अवैध अतिक्रमण जहां भी हो उसे हटना चाहिए, लेकिन आप देखिए कि अवैध अतिक्रमण जिस सरकार के दायरे के अंतर्गत होता है, एक दिन में तो नहीं होता ना यशी जी अवैध अतिक्रमण, कि कोई आया और पूरी तरह से एक ही दिन में बस गया। मैंने तो कहा दोनों सरकारी जिम्मेदार है तो उसे प्रशासन होने क्यों देता है।
और कार्यवाही मैं तो कहती हूँ यशी जी उन पर भी होनी चाहिए जिस अधिकारी के रहते वो अवैध अतिक्रमण हुआ है। जब तक सरकार ऐसा नियम नहीं लाएगी कि उस अधिकारी पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा जिसके रहते अवैध अतिक्रमण हुआ, जिसकी नाक के नीचे अवैध अतिक्रमण हुआ और उसने होने दिया, तब तक ये अवैध अतिक्रमण नहीं रुकेगा। ऐसे ही अवैध अतिक्रमण होते रहेंगे और अधिकारी पैसा ले लेके अवैध अतिक्रमण कराते रहेंगे और बाद में इस तरह के दंगे, इस तरह की फजीयत हमें देखने को मिलेगी। तो आप उत्तराखंड में सरकार जब चाहती है कि ये चीजें सुधरे तो वो ऐसा नियम लाए कि जिस अधिकारी के तहत अवैध अतिक्रमण होगा, सरकारी भूमि पर कोई बैठेगा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है, वो आखिर क्यों बैठे हैं उस डिपार्टमेंट में, और फिर भी ये चीजें हो रही हैं। तो जब उस अधिकारी को सजा मिलेगी, उसे पनिशमेंट मिलेगा, तभी ये चीजें सुधरेंगी यशी जी। और देखिए, आप बिना तैयारी के कहीं जाए, अभी कुंवर भाई ने खुद ही कहा कि वहां पर पेट्रोल बम मिले, वहां पर पत्थर मिले, तो यशी जी देखिए सीधी सी बात है, उसमें कोई केमिस्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है कि किसी ने एकदम से ला करके वहां रख दिए, ऐसा नहीं ना, पूरी तैयारी करी होगी, वहां लाए होंगे, तो उसी के लिए एलआईयू होता है, उसी के लिए इंटेलिजेंस होता है कि अगर कोई इस तरह की घटना को अंजाम देना चाहता है तो उस पर पूरी कड़ी निगाह रखी जाती है। तो उस समय ये फेलियर तो सीधे सीधे सरकार का है। अभी कहते हैं विपक्ष, तो भाई वहां आम आदमी पार्टी का कौन पहुंच गया, वहां कांग्रेस का कौन पहुंच गया, आप विपक्ष को कह दें कि दंगाई है, तो ये किस तरह के मंसूबे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात तो ये है यशी जी, दंगा और बीजेपी का क्या संबंध है। आप ये देखिए ना, चाहे हम गुजरात की बात कर ले, चाहे हम मणिपुर की बात कर ले, दंगा और आम आदमी पार्टी का क्या संबंध है? तो आम दिल्ली आदमी में हुए पार्टी दंगों को भूल गए आप? दिल्ली में भी आप ही आपके लोग आज भी सलाखों के दिल्ली में पीछे भी हैं, आप ही दिल्ली के के पास दंगे है को ना, भूल गए पुलिस आप? प्रशासन आप ही के पास है, वही तो कुंवर भाई, दिल्ली में भी पुलिस प्रशासन आप ही के पास है। तो इनका हमारी पुलिस ने सुधार करा ना, हमारी पुलिस ने सुधार करा, लेकिन आपकी सरकार ने और आपके सुधार करती है, यही तो आपकी नाकामी है, यही आपकी नाकामी है। आप दंगा फैला करके दंगाओं को आगे बढ़ाने का काम करा, आप हमेशा दंगा व्यवस्था बढ़ाने का काम करते हैं। दोस्त जो धर्म है उनको बांटना चाहते हैं, आप हमेशा यही मंसूबे के साथ इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं मानती कि अगर आपका इंटेलिजेंस, आपका एलआईयू सक्रिय होता तो ये दंगा किसी भी हाल में कुंवर भाई नहीं हो सकता था। और 14 तारीख जब उसकी कोर्ट में डेट थी तो क्या जल्दबाजी थी। दूसरी चीज, 4 बजे का टाइम क्यों था? कुंवर भाई कोई लॉजिक होता है ना कि आप जाएंगे संवेदनशील जगह पर तो सुबह जाएंगे, ये नहीं ना कि आप रात के अंधेरे में जाएंगे। 4 बजे जाएंगे तो उसके बाद 5 ही बजेंगे और रात का अंधेरा ही होगा। आप सुबह जाते, दिन का उजाला होता, चीजें मैनेज होती। आप सुबह 10 बजे से निरंतर कार्रवाई चल रही थी, आप वहाँ 4 बजे गए, 10 बजे से निरंतर कार्रवाई चल रही थी अतिक्रमण हटाने की, क्यों चले गए? और उसी दिन से नहीं चल रही थी। हल्द्वानी के विभिन्न क्षेत्रों में पिछले 6 महीने से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चल रहा है। उत्तराखंड में पिछले 1 वर्षों से लगातार अभियान चल रहा है। जपेंद्र जी, ठीक है, संगीता जी होल्ड ऑन प्लीज, संगीता जी रुकिए जरा। जपेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे है कि एक अकेला मलिक इस पूरी हिंसा का जिम्मेदार अकेले कैसे हो सकता है? जपेंद्र जी सुन रहे हैं क्या? एंकर की भी सुन लिया करिए सर, कभी कभी प्रवक्ताओं को ही सुनने लगते हैं आप। जांच कराइए, आप न्यायिक जांच कराइए, जो कांग्रेस का बड़ा नेता है उसे जेल में डालने का संगीता जी न्यायिक संगीता जी मैं वापस आती हूँ। आप मजिस्ट्रेट से जांच कराइए। जपेंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है आजकल आपको एंकर की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है, सिर्फ विपक्ष की ही बातें सुनना चाह रहे हैं आप केवल। अगर आपको ऐसा लगा तो बिल्कुल माफी चाहेंगे। नहीं, मुझे लग रहा है कि आजकल आपको सिर्फ विपक्ष की ही बातें सुनाई पड़ रही है, एंकर को तो आप सुनना ही नहीं चाहते। नहीं, असल में होता क्या है कि जब आप बीजेपी की तरफदारी करने लग जाती हैं या तथ्यों के ऊपर इनकी आंख खोलने का प्रयास करती हैं, तो फिर इन्हें ये लगता है कि शायद आप हमारी तरफ से बोल रहे हैं, तो इसलिए हमें लगता है कि हमें ही काउंटर कर देना चाहिए। चलिए जपेंद्र जी, देखिए फिलहाल मेरा सवाल यह है कि एक अकेला मलिक इस पूरी घटना को अंजाम कैसे दे सकता है? क्या इसमें बहुत सारे, पहली बात, हाँ जी, मैं उसी पर आ रही हूँ कि क्या बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है और किसी की इतनी हिम्मत कैसे, एक सेकंड जपेंद्र जी, किसी भी व्यक्ति की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो इस तरीके की घटना को अंजाम दे जिसमें प्रशासन घायल है, महिला पुलिसकर्मी घायल है, पत्रकार घायल है, बातचीत नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ हिंसा करना चाहते हैं। और उस दिन की जो तस्वीरें आई वो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगा कि खौफनाक तस्वीरें हैं। वहाँ पर रह रहे लोग जो इसमें नहीं इन्वॉल्व होंगे उनके दिलों पर भी क्या बीत रही होगी हम शायद ये अज्यूम नहीं कर सकते।
एक अकेला मलिक इसमें नहीं है और हो सकता है कि पॉलिटिकली कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हों। तो इस पर किस तरीके से जांच चल रही है, मैं चाहूंगी कि आप इस पर भी जवाब दें ताकि दर्शक जनता इस बात को समझ सके कि जांच का दायरा क्या है। जांच का दायरा क्या है, ये चीजें तो गोपनीय होती हैं, क्योंकि जांच एजेंसियां जब जांच करती हैं तो और जिन बिंदुओं पर जांच होती है और जब तक वो जांच कंप्लीट ना हो जाए तब तक उसे थोड़ा सा गोपनीयता रखी जाती है। वो तो जांच एजेंसियों का काम है। लेकिन जो इस जांच का एक लब्बो लवाब है, गोपनीय हो जाए कि कभी पन्ने ही ना खुले। पहली बात तो मलिक अकेला नहीं है, मलिक के पीछे और बहुत से लोगों के राज खुलते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है वो सभी राज खुलते चले जा रहे हैं, जो या तो दंगाइयों तक सीमित थे या दंगाइयों को संरक्षण देने वाले लोगों तक सीमित थे। तो जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी सारी चीजें खुलेंगी, लेकिन ये तय है कि मलिक भी अकेला नहीं था, कई मलिक थे और उनके पीछे जो एक विपक्ष का राजनीतिक संरक्षण था उसका पर्दाफाश लगभग हल्द्वानी के अंदर हो चुका है। क्योंकि हल्द्वानी की स्थानीय जनता तो जानती ही थी और स्थानीय जनता के साथ, लेकिन जो जनता को लगता था उससे कहीं बढ़कर ये एक खेल निकला दंगाइयों का। और ये दंगाई सारे जो हैं उत्तराखंड के अंदर शांतवादियों को खराब करके एक क्या संदेश देना चाहते थे उसमें तो ये कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन बहरहाल भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो उससे शासन प्रशासन और सरकार बिल्कुल चौकन्नी हुई है और इनके राज जैसे जैसे खुलेंगे हम सबके सामने आएंगे और ये सच्चाई जिसे आज नकार रहा है विपक्ष, कल विपक्ष को ये सच्चाई स्वीकारनी पड़ेगी। ठीक है। संगीता जी आपका रिएक्शन। देखिए यक्षी जी, हम तो खुद ही कह रहे हैं कि जांच कराई जाए। हम तो कह ही रहे हैं कि न्यायिक जांच कराओ, आप मजिस्ट्रेट से जांच कराओ, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, चाहे वो किसी का भी संरक्षण हो, कोई भी नेता हो, उसे बचना नहीं चाहिए। क्योंकि जो भी ये ऐसी हरकत करता है या माहौल को खराब करने की कोशिश करता है, लेकिन बीजेपी को जो कमी रही और जिस विफलता के कारण ये हुआ उसे भी स्वीकार करना चाहिए कि अगर तैयारी पूरी होती, सारी चीजें पूरी होती, चाहे कितना भी बड़ा मास्टरमाइंड होता उसको भी फेल किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर वो मास्टरमाइंड तो सफल हो गया, लेकिन हमारी सरकार, हमारा प्रशासन ये फेल होता दिखाई दिया, जिसके कारण वहां की जो मासूम जनता थी, जो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, जो दंगाई है वो है यक्षी जी, लेकिन जो नहीं थे उनको जो ये सब कुछ झेलना पड़ा, जो उनको खामियाजा भुगतना पड़ा, वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, आशीष नौटियाल जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा प्लीज। मैडम ये जांच भी वीआईपी के नाम का जैसे पता नहीं लगा उसका भी पता नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें निश्चित यकीनन कोई ना कोई अगर है तो भाजपा का ही कोई नेता है। और अगर कांग्रेस ने आम आदमी ने कराया तो मुझे ये बता दे किस उद्देश्य से कराया, उन्हें क्या फायदा होने वाला है। इसका जब फायदा आ जाएगा सच सामने आ जाएगा, चिंता ना करें, सब वो वीआईपी की तरह सब सच सामने आ रहा है। इन्वेस्टमेंट हल्द्वानी का बच्चा जानता है, इन्वेस्टमेंट सबमिट कराने के बाद हल्द्वानी का बच्चा जानता है। हो गई जब बच्चा जानता है बता दो ना, बच्चा क्या जानता है, हम भी जान जाएंगे। आप बता दो नाम उसका, जाइए 2 दिन हल्द्वानी घूम के आइए, देखिए जांच कराएंगी नहीं। कुंवर भाई मैं घूम के आ चुकी हल्द्वानी, कुंवर भाई मैं हल्द्वानी होके आ चुकी उसके बाद। मैडम तो वही चंपावत में रहती है, आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हल्द्वानी भी गई थी, आशीष भाई ने हल्द्वानी भी गई थी। फिर आपको बता तो दिया, आपको तो पता है हल्द्वानी की हकीकत क्या है। हम इन्हें नौटियाल जी को कह रहे हैं कि ये भी हल्द्वानी घूमा है तो ये भी हकीकत से 2-4 हो जाएंगे। ये घटना निश्चित आप लोगों का ही देन है और वीआईपी का नाम पता नहीं लग पाएगा, क्योंकि वीआईपी जो है जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का वीआईपी पता नहीं लग रहा। देखते हैं मलिक जी के साथ और कितने लोग गिरफ्तार होते हैं और हिंसा पे क्या कुछ आगे सरकार का रुख होता है। माफी चाहूंगी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे जिस तरीके से दंगाइयों पर हमने देखा कि धामी सरकार जो है वो काफी सख्त नजर आ रही है, लेकिन फिर भी कई सवाल है कि मास्टरमाइंड आखिर इस घटना का कौन है और इस पर सरकार कैसे खुलासा करती है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल होता है, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।